सबसे बड़ी फूलों को हम अक्सर उनकी सुंदरता, उनकी खुशबू या फिर सजावट के लिए जानते हैं। लेकिन आज हम फूल की एक पूरी अलग ही दुनिया में झांकने वाले हैं। इसे प्रकृति की सबसे बड़ी लव स्टोरी कह लीजिए, या फिर एक ऐसा मास्टर प्लान जिसमें चालाक रणनीतियां हैं, धोखेबाज हैं और अंत में एक नई पीढ़ी का जन्म है। बिल्कुल। तो आज हम फूल के इसी जादुई संसार की परतों को खोलने वाले हैं। हाँ, आज हम ये समझने वाले हैं कि फूल अपनी अगली पीढ़ी कैसे पैदा करते हैं। ये दुनिया बहुत ही कमाल की है। हम इस कहानी की शुरुआत इसके किरदारों यानी फूल के नर और मादा हिस्सों से करेंगे। ठीक है। फिर देखेंगे कि पौधे बिना चले फिरे अपना पार्टनर कैसे ढूंढते हैं, और आखिर में जानेंगे कि एक नन्हा सा बीज कैसे बनता है जिसमें एक पूरा जंगल छिपा हो सकता है। और ये सारी बातें हमारे श्रोता के दिए गए स्रोतों पर आधारित हैं। जी बिल्कुल। तो चलिए इस प्रक्रिया के हीरो और हीरोइन से मिलते हैं। मतलब फूल के नर और मादा हिस्से, इनके कुछ फैंसी वैज्ञानिक नाम भी तो होंगे। जरूर है। नर हिस्से के समूह को कहते हैं पुमंग, और उसकी सबसे जरूरी इकाई है पुंकेसर। आप इसे पराग बनाने वाली फैक्ट्री समझ सकते हैं। पराग बनाने वाली फैक्ट्री, ये अच्छा है। और मादा हिस्से के समूह को जायांग कहते हैं, जिसकी इकाई है स्त्री केसर, यानी वो हिस्सा जो आगे चलकर बीज बनाएगा। तो मुझे हमेशा लगता था कि फूल का वो जो पीला पीला पाउडर जैसा होता है, जिसे हम पराग कण कहते हैं, वही सब कुछ है। वो बनता कहाँ है और इस फैक्ट्री की बनावट कैसी होती है? आपका सवाल सीधा मुद्दे पर है। ये पराग कण ही इस पूरी कहानी का हीरो है। ये पुंकेसर के ऊपरी हिस्से में बनता है, जिसे पराग कोश कहते हैं। पराग कोश? हाँ, और ये पराग कोश अक्सर दो हिस्सों में बटा होता है। तो सारी जादुई चीज इसी पराग कोश के अंदर होती है। अगर हम इसे और करीब से देखें तो ये फैक्ट्री अंदर से कैसी दिखेगी? अगर आप पराग कोश को एक 4 मंजिला बिल्डिंग की तरह देखें तो हर मंजिल पर एक कमरा है। अच्छा। इन कमरों को हम लघु बीजाणुधानी कहते हैं। इन्हीं कमरों के अंदर हजारों लाखों पराग कण बनते हैं। लाखों में? हाँ, और इन कमरों की दीवारों में एक खास परत होती है, टैपिटम, जो एक तरह से इन बन रहे पराग कणों के लिए पेंट्री का काम करती है। उन्हें लगातार खाना सप्लाई करती रहती है। पराग कण, ये वही है जिनसे कुछ लोगों को बहुत छींकें आती हैं और एलर्जी होती है? हाँ बिल्कुल। आपके सोच में इसका एक बहुत सटीक उदाहरण है। उसमें बताया गया है कि भारत में आयातित गेहूं के साथ एक घास आई, जिसे गाजर घास या पार्थीनियम कहते हैं। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। इसके परागकण इतने ज्यादा एलर्जिक होते हैं कि ये कई लोगों में गंभीर एलर्जी और दमा जैसी सांस की बीमारियां पैदा करते हैं। अरे बाप रे, मतलब ये तो विलन भी बन सकते हैं। लेकिन क्या इस कहानी में इनका कोई हीरो वाला पहलू भी है? हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है। परागकण पोषण का खजाना होते हैं। पोषण का खजाना? जी, यही वजह है कि हाल के वर्षों में खासकर पश्चिमी देशों में इनका इस्तेमाल आहार संपूरकों यानी फूड सप्लीमेंट्स के तौर पर बहुत बढ़ गया है। अच्छा। बाजार में पराग गोलियां और सिरप मिलते हैं, और तो और ये दावा भी किया जाता है कि ये खिलाड़ियों और रेस के घोड़ों की परफॉर्मेंस को भी बढ़ाते हैं। वाह। एक तरफ गंभीर एलर्जी का कारण और दूसरी तरफ सुपरफूड। प्रकृति सच में हैरान करती है, एक ही चीज के दो बिल्कुल अलग चेहरे। बिल्कुल। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि संदर्भ बदलने पर किसी चीज की भूमिका कैसे बदल जाती है। ठीक है, तो पराग बनाने वाली फैक्ट्री तैयार है और अपना माल भेजने के लिए बेताब है। अब बात करते हैं मंजिल की, यानी पौधे के मादा हिस्से की। उसकी बनावट कैसी होती है? मादा हिस्सा यानी स्त्री केसर 3 भागों में बटा होता है। इसे समझना बहुत आसान है। सबसे ऊपर एक चिपचिपा हिस्सा होता है जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र? ये एक लैंडिंग पैड की तरह है जहां परागकण आकर उतरते हैं। ओके, लैंडिंग पैड। इस लैंडिंग पैड से नीचे एक लंबी पतली नली जैसी गर्दन होती है, जिसे वर्तिका कहते हैं। ठीक है। और सबसे नीचे एक फूला हुआ आधार होता है, वो अंडाशय है। अंडाशय, यानी यही वो जगह है जहां भविष्य का बीज बनेगा। एकदम सही। इसी अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं, जो एक तरह से कच्चे बीज हैं, और इन्हीं बीजांड के अंदर मादा युग्मक यानी अंड कोशिका तैयार होती है। तो ये अंड कोशिका कैसे बनती है? क्या ये भी परागकणों की तरह लाखों में बनती है? नहीं, यहाँ प्रकृति का नजरिया बिल्कुल अलग है। यहाँ गुरु बीजाणु जनन नाम की प्रक्रिया होती है, जिसमें एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं। लेकिन ज्यादातर पौधों में इनमें से 3 खत्म हो जाती हैं और सिर्फ एक ही बचती है और आगे विकसित होती है। मतलब प्रकृति सिर्फ सबसे ताकतवर को ही आगे बढ़ने का मौका देती है, पूरी तरह से क्वालिटी पर फोकस, क्वांटिटी पर नहीं। आप ऐसा कह सकती हैं। यही एक बची हुई कोशिका फिर विकसित होकर भ्रूणकोश बनाती है। ये असल में वो सुरक्षित जगह है जहां अंड कोशिका निषेचन का इंतजार करती है। ये भ्रूणकोश कैसा दिखता है? क्या ये सिर्फ एक कोशिका है? नहीं नहीं, ये काफी व्यवस्थित संरचना है। इसे एक छोटे से बहुत व्यवस्थित घर की तरह समझिए। अच्छा। दरवाजे के पास मुख्य अंड कोशिका अपने 2 हेल्पर्स के साथ खड़ी है। इस पूरे ग्रुप को अंड उपकरण कहते हैं। ठीक है, दरवाजे पर अंड कोशिका और उसके 2 हेल्पर। घर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा सेंट्रल कमरा है, जिसमें एक नहीं बल्कि 2 केंद्रक यानी न्यूक्लियस होते हैं। इसे केंद्रीय कोशिका कहते हैं। 2 केंद्रक एक ही कमरे में? हाँ, और पिछले दरवाजे पर 3 और कोशिकाएं होती हैं जिन्हें प्रतिव्यासांत कहते हैं। 1 मिनट, आपने कहा कि बीच वाले कमरे में 2 केंद्रक होते हैं, मतलब कुल मिलाकर इस घर में 8 केंद्रक हैं। लेकिन कमरे सिर्फ 7 हैं। ये गणित मुझे थोड़ा उलझा रहा है। बहुत अच्छा सवाल है। यही इसकी खासियत है।
बीच वाली केंद्रीय कोशिका अकेली ही 2 केंद्रकों को रखती है। अच्छा। इसीलिए एक परिपक्व भ्रूण कोश 7 कोशिकीय लेकिन 8 केंद्र की होता है। ये पूरा सेटअप मेहमान यानी परागनलिका के आने का इंतजार कर रहा है। तो हमारी कहानी के दोनों किरदार तैयार हैं। नर परागकण फैक्ट्री में बन चुके हैं और मादा अंड कोशिका अपने पूरे लाव लश्कर के साथ अपने घर में इंतजार कर रही है। अब इनकी मुलाकात कैसे होगी? यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि पौधे चल फिर तो सकते नहीं। और यही प्रकृति की इंजीनियरिंग दिखती है। इनकी मुलाकात की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। परागण यानी परागण के कणों का फैक्ट्री से निकलकर लैंडिंग पैड तक पहुंचना। आपके दिए गए सोर्स के अनुसार इसके लिए पौधे 2 तरह के डिलीवरी सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, बेजान चीजें और जानदार चीजें। बेजान चीजें जैसे हवा और पानी। बिल्कुल, हवा द्वारा परागण सबसे आम तरीका है। इसके लिए पौधों में खास बदलाव होते हैं। परागकण बहुत हल्के और चिपचिपाहट रहित होते हैं ताकि हवा में मीलों तक उड़ सके। अच्छा। और दूसरी तरफ वर्तिकाग्र यानी लैंडिंग पैड बड़ा और पंख जैसा होता है ताकि हवा में उड़ते हुए परागकणों को आसानी से पकड़ सके। इसका कोई रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा उदाहरण है जिसे हमने देखा हो लेकिन समझा ना हो? एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण भुट्टे का है। भुट्टा? हाँ, भुट्टे के ऊपर जो रेशमी सुनहरे बाल या पुंदने दिखते हैं वे असल में कुछ और नहीं बल्कि उसका वर्तिकाग्र और वर्तिका ही है। अरे, मैं तो भुट्टे के उन बालों को हमेशा यूं ही बेकार समझकर फेंक देती थी। अब पता चला कि वो तो पौधे का सबसे जरूरी हिस्सा है। हवा में पराग पकड़ने वाला एक तरह का जाल। बिल्कुल, मैंने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं। अगली बार जब आप देखेंगी तो आपको पता होगा कि वो एक बहुत ही कुशल परागण तंत्र है। कमाल है। अच्छा, अब जानदार डिलीवरी वालों की बात करते हैं। इनमें कौन कौन आते हैं? ज्यादातर पौधे परागण के लिए जानवरों की मदद लेते हैं। इनमें सबसे मुख्य हैं कीट पतंगे जैसे मधुमक्खियां, तितलियां, भृंग और यहाँ तक कि पक्षी और चमगादड़ भी इस काम में लगे हैं। और जाहिर है इन डिलीवरी वालों को काम के बदले कुछ तो मिलता होगा। हाँ, उन्हें आकर्षित करने और इनाम देने के लिए फूल आमतौर पर बड़े, चमकीले, रंगीन, सुगंधित और मकरंद यानी मीठे रस से भरपूर होते हैं। सही बात है। लेकिन यहाँ भी विविधता है। सोर्स में एक मजेदार बात लिखी है कि जो फूल मक्खियों और बीटल से परागित होते हैं वे उन्हें आकर्षित करने के लिए अच्छी खुशबू की जगह सड़ी हुई मलिन गंध निकालते हैं। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ। तो क्या इनाम में सिर्फ मकरंद ही मिलता है या कोई और डील भी होती है? मकरंद और परागकण तो आम इनाम है, लेकिन कुछ पौधे इससे भी आगे की साझेदारी करते हैं। सोर्स में एमोर्फोफेलस फूल का जिक्र है जो लगभग 6 फुट ऊंचा होता है। 6 फुट? हाँ, ये फूल अपने परागण करने वाले कीटों को अंडे देने के लिए एक सुरक्षित जगह मुहैया कराता है। मतलब मेरे परागण में मदद करो और मैं तुम्हारे बच्चों के लिए एक सुरक्षित नर्सरी का इंतजाम करूंगा। गजब की डील है। ठीक है, सही। एक और अद्भुत संबंध यूका पौधे और एक खास किस्म के शलभ यानी मौत का है। अच्छा। शलभ अपने अंडे पौधे के अंडाशय में देता है और इस प्रक्रिया में फूल को परागित कर देता है। जब बीज विकसित होना शुरू होते हैं तो शलभ का लार्वा अंडों से बाहर आकर कुछ बीजों को खा लेता है। मतलब ये इतना गहरा रिश्ता है कि अगर एक खत्म हो गया तो दूसरा भी नहीं बचेगा। बिल्कुल, दोनों एक दूसरे के बिना अपना जीवन चक्र पूरा ही नहीं कर सकते। तो परागण अपनी मंजिल तक पहुंच गया है। किसी मेहनती मधुमक्खी ने या हवा की झोंके ने उसे वर्तिकाघर यानी लैंडिंग पैड पर उतार दिया है। जी। लेकिन ये तो आधी लड़ाई है। अब असली एक्शन शुरू होता है। उस छोटे से कण को एक सुरंग खोदकर बीजांड के किले के अंदर घुसना है। ये कैसे होता है? लैंडिंग पैड पर पहुंचने के बाद परागण अंकुरित होता है और उससे एक पॉलन ट्यूब निकलती है। एक नली। हाँ, ये पराग नलिका वर्तिका के ऊतकों से होते हुए बीजांड तक पहुंचने का रास्ता बनाती है, बिल्कुल एक सुरंग की तरह। और इस सुरंग में कौन जाता है? ये पराग नलिका अपने साथ 2 नर युग्मक लेकर जाती है और जब ये बीजांड के अंदर भ्रूणकोश तक पहुंचती है तब फूल वाले पौधों की सबसे अनूठी और सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है। और वो क्या है? उसे कहते हैं दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन? ये तो सुनने में ही खास लग रहा है। इसका क्या मतलब है? एक ही बार में 2? हाँ, इसका मतलब है कि भ्रूणकोश के अंदर 2 बार संलयन होता है, एक के बाद एक। अच्छा। पराग नलिका से जो 2 नर युग्मक भ्रूणकोश में छोड़े जाते हैं वे अलग अलग काम करते हैं। ओके, तो पहला क्या करता है? पहला नर युग्मक अंड कोशिका के साथ जाकर मिल जाता है। इस प्रक्रिया को युग्मक संलयन कहते हैं। इससे एक युग्मलज यानी जाइगोट बनता है जो आगे चलकर भ्रूण बनेगा। भविष्य का पौधा? जी, यही भविष्य का पौधा है। ठीक है, तो एक नर युग्मक ने अंड कोशिका से मिलकर बच्चा बना लिया। अब दूसरे का क्या काम है? वो बेचारा क्या करेगा? दूसरा नर युग्मक असली गेम चेंजर है। वह भ्रूणपोष के केंद्र में मौजूद उस बड़ी कोशिका के पास जाता है जिसके पास 2 केंद्रक थे। बिल्कुल, वह उन दोनों के साथ जाकर मिल जाता है। चूंकि यहाँ 3 केंद्रक मिल रहे हैं इसलिए इस प्रक्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं। त्रिसंलयन? हाँ, और इससे एक खास ऊतक बनता है जो भ्रूण के लिए भोजन का काम करेगा, जिसे भ्रूणपोष कहते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल की एफिशिएंसी है। मतलब प्रकृति ने एक ही पैकेट में बच्चे और उसके लंच बॉक्स दोनों का इंतजाम कर दिया। हाँ, और लंच बॉक्स तभी बनता है जब बच्चा कंफर्म हो जाए, कुछ भी बर्बाद नहीं होता। एक तरह से ये जीरो वेस्ट सिस्टम है। आपने बिल्कुल सही समझा, यही इसकी खासियत है। यह सुनिश्चित करता है कि भ्रूण को विकास के लिए जरूरी पोषण तभी मिले जब निषेचन सफल हो गया हो। ऊर्जा की कोई बर्बादी नहीं। ये भ्रूण और उसका लंच बॉक्स कैसे विकसित होते हैं? जैसा हमने बात की, दोहरा निषेचन 2 चीजें बनाता है।
भ्रूण और भ्रूणपोष। भ्रूणपोष एक पोषक ऊतक है जो पोषक खाद्य सामग्री से भरा होता है और विकासशील भ्रूण को पोषण देता है। इसका सबसे अच्छा और आसानी से दिखने वाला उदाहरण कौन सा है? इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है नारियल। नारियल? हाँ, जो नारियल का पानी हम पीते हैं वो मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष है जिसमें हजारों केंद्रक तैरते रहते हैं। अच्छा, और बाद में जो उसके चारों ओर सफेद गिरी जम जाती है वो कोशिकीय भ्रूणपोष है। कमाल है। तो अगली बार नारियल पानी पीते हुए याद रहेगा कि हम असल में एक विकासशील भ्रूण का पोषण पी रहे हैं। और उस भ्रूण का क्या होता है? युग्मनज यानी जाइगोट इसी भ्रूणपोष से पोषण लेते हुए विकसित होकर भ्रूण बनता है। यह प्रक्रिया एक निश्चित क्रम में होती है जिससे एक छोटा सा पौधा तैयार हो जाता है। ठीक है। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पूरा बीजांड धीरे धीरे एक बीज में बदल जाता है। और बीज के ऊपर का सख्त छिलका, वो कहाँ से आता है? वो बीजांड का बाहरी आवरण होता है जो सख्त होकर बीज का सुरक्षा कवच यानी बीजावरण बन जाता है। तो बीज असल में अगली पीढ़ी को सुनिश्चित करने का एक सर्वाइवल पैकेज है। बिल्कुल। एक तरह का लंच बॉक्स जिसमें बच्चा और उसका खाना दोनों पैक हैं और ऊपर से एक आर्मर्ड कवरिंग भी है। बिल्कुल सही उपमा है। बीज में एक संरक्षित भ्रूण होता है, उसके लिए भोजन का भंडार होता है और बाहर एक कठोर सुरक्षा कवच। ये उसे मुश्किल परिस्थितियों जैसे सूखा या ठंड में जीवित रहने में मदद करता है। इस निष्क्रिय अवस्था को प्रसुप्ति कहते हैं और जब सही मौका मिलता है, मतलब सही नमी, तापमान। हाँ, सही नमी, तापमान और ऑक्सीजन, तो वो अंकुरित हो जाता है। और इसका एक और बहुत बड़ा फायदा भी तो है। हाँ, सबसे बड़ा फायदा लैंगिक प्रजनन का उत्पाद होने के कारण हर बीज नए आनुवंशिक संयोजन लेकर आता है। विविधता जी। यही विविधता है जो प्रजातियों को बदलते पर्यावरण में ढलने और विकसित होने में मदद करती है। तो एक खूबसूरत फूल से शुरू हुआ सफर परागण की चालाक रणनीतियों और निषेचन की एक बेहद कुशल प्रक्रिया से गुजरते हुए एक नन्हे से बीज पर आकर खत्म हुआ जिसमें एक पूरे नए पौधे की संभावना छिपी है। ये प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। ये चक्कर अरबों सालों से चल रहा है और धरती पर जीवन को आगे बढ़ा रहा है। बिल्कुल। अगली बार जब हम कोई फल या बीज खाएं तो उसके पीछे की इस जटिल और अद्भुत जैविक कहानी को याद करना वाकई दिलचस्प होगा। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे श्रोता के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आपके सोर्स में परागम मकरंद दस्यु यानी पॉलन नेक्टर रॉबर्स का जिक्र है। ये ऐसे कीट होते हैं जो फूल में छेद करके या किसी और चालाकी से मीठा रस तो चुरा लेते हैं लेकिन परागण में कोई मदद नहीं करते। हाँ, ये व्यवस्था के धोखेबाज हैं। तो सवाल ये है कि ये विकास के बारे में गहरा सवाल खड़ा करता है। पौधे इन चोरों को मात देने और अपना अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए कैसी रणनीतियां विकसित करते होंगे? बहुत दिलचस्प सवाल है। क्या वे अपनी संरचना बदलते हैं या कोई रासायनिक बचाव विकसित करते हैं? सही बात है। हमारे बगीचों और जंगलों में हर दिन विकास की एक कौन सी दौड़ चल रही है जिसके बारे में हम जानते भी नहीं।